छात्रों, इस सेशन में आपका स्वागत है। आज छात्रों अपन एमई 208 में जो कुछ लॉज हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उस लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करते हैं वो है बॉयल्स लॉ। जब बॉयल्स लॉ की छात्रों अपन बात करते हैं तो मैथमेटिकली यदि अपने इसको लॉ को अपने लिखना है तो मैथमेटिकली अपन छात्रों इसको लिखते हैं पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब पी की बात करते हैं तो पी आपका इसके अंदर प्रेशर और वी जो है आपका वो है वॉल्यूम। लेकिन इसके साथ साथ इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पीवी कांस्टेंट कब होता है, इफ टी इज कांस्टेंट। टी आपका हो गया टेम्परेचर। तो यदि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो आपका पी मल्टीप्लाई बाय वी जो है ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो मैथमेट इसको अपन यदि डेफिनेशन के रूप में बात करें तो आप कह सकते हो कि बॉयल्स लॉ स्टेट्स that when any gas is heated at constant temperature, its volume multiplied by pressure remain constant. तो this is known as Boyle's law। यानी यदि आपका टेम्परेचर स्थिर है, किसी भी गैस को जब आप हीट करते हो और उसका यदि टेम्परेचर स्थिर है तो उसके प्रेशर और उसके वॉल्यूम को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसको यदि अपन देखें छात्रों और इसका यदि मैं एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये आपका पीवी डायग्राम जैसा आपको पता ही है, पी इज इक्वल टू 1/v। तो ये आपको हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। और हाइपरबोलिक कर्व का मतलब है यदि इधर मैं प्रेशर लेता हूं और इधर वॉल्यूम लेता हूं तो इसका जो कर्व है वो कर्व आपको इस तरह से मिलेगा बॉयल्स लॉ का। ये हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है। इसको यदि मैं 1 नंबर पॉइंट दूं और इसको यदि 2 नंबर पॉइंट दूं तो यदि इस 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे इस बॉयल्स लॉ को मैं अप्लाई करता हूं, 1 नंबर जो पॉइंट हो गया इस पे यदि मैं सपोज करो प्रेशर कहता हूं P1 है और T1 है। 2 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर आपका ये P2 प्रेशर और यहाँ पे ये वॉल्यूम V2 है। तो इसको 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो आप इसको कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपका बॉयल्स लॉ को अपन इस तरह किसी भी प्रोसेस के अंदर यदि अपने को यूज करना हो तो अपन इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो बॉयल्स जो नाम दिया गया ये आपका एक साइंटिस्ट था, जो ये ब्रिटेन का साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये जो लॉ है उसको आपका नाम दिया गया है। अब छात्रों अपन बात करते हैं सेकंड लॉ की, दैट इज चार्ल्स लॉ। इसको भी यदि अपन मैथमेटिकल अपन बात करें चार्ल्स लॉ की तो ये इसको अपन मैथमेटिकल लिखते हैं V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन यहाँ V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। और ये कब पॉसिबल है, इफ P इज कांस्टेंट। यदि प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो ये आपका कहलाता है चार्ल्स लॉ। तो इसको यदि अपन डेफिनेशन में कहें तो डेफिनेशन में कह सकते हैं चार्ल्स लॉ स्टेट्स when any gas is heated at constant pressure, its change in volume varies directly with the absolute temperature। क्योंकि इसमें अपन क्या लिखते हैं, V is proportional to T। यदि कांस्टेंट है तो V को क्या लिखते हो, V is proportional to T। तो यानी किसी भी गैस को यदि अपन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी सीधी बात है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन पी आपका जो कांस्टेंट है। अब छात्रों इसको यदि मैं पी डायग्राम पे इसको डिनोट करना चाहूं कर्व को, ये प्रेशर डायग्राम और ये वॉल्यूम, तो इस पीवी डायग्राम पे यदि चार्ल्स लॉ को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सीरीज बात आपका एक कांस्टेंट लाइन आएगी, आपकी कांस्टेंट लाइन। यदि 1 नंबर पॉइंट इसको लेता हूं, 2 नंबर पॉइंट इसको लेता हूं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, तो प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो इसके लिए यदि मैं इसको अप्लाई करता हूं इस लॉ को 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे, तो मैं यहाँ ये एज्यूम करता हूं कि 1 नंबर पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम है जो V1 है, 2 नंबर पॉइंट पे वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो इसका जो एप्लीकेशन अपन कह सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका दोनों जगह कॉन्स्टेंट है, P1 इज इक्वल टू V2। तो ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स की अपन बात करते हैं, चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट था, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, ये इंग्लिश साइंटिस्ट था बॉयल, कि चार्ल्स जो आपका फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इन कर्व को अपने को नाम दिया गया। अब छात्रों इन दोनों लॉज को यदि अपन यूज करें तो यूज करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपने निकल के आती है, जिसको अपन इसके अंदर अपने जो थर्मोडायनेमिक्स जो स्टडी करेंगे उसके अपन यूज करेंगे, वो आपकी आती कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में अपन यहाँ पे बात करें, और ये जो लॉ अपन बात की, बॉयल्स लॉ की बात करो या चार्ल्स लॉ की बात करो, ये आपके एक आइडियल गैस जो है, परफेक्ट गैस जो है, इसको अपन और डिटेल में अपन पढ़ेंगे परफेक्ट गैस के बारे में क्या मतलब ना। तो ये आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस उसी के लिए ये
है, अप्लीकेबल है। रियल गैस के लिए आपके जो है ये नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि अपन बात करते हैं नो रियल गैस जो है, कोई भी रियल गैस जो है वो इसको फॉलो नहीं करेगी, और डेली लाइफ में अपने को रियल गैस ही मिलती है। लेकिन इसको अपन बाद में एप्लीकेशन में किस तरह से यूज करते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, तो जो करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है वो इन दोनों लॉ को फॉलो करते हुए अपन यूज करते हैं। ये जो दोनों लॉ का जो कर्व मैंने खींचा था, इस कर्व को यदि मैं एक बार दोबारा आपके सामने ड्रॉ करूं कि कोई भी गैस है, ये पीवी डायग्राम है, कोई भी गैस एक नंबर पॉइंट पे है और वो आपका इसको बॉयज लॉ को फॉलो करती हुई चलती है एक नंबर पॉइंट, और ये यहाँ पे कोई भी स्टेज एम स्टेज अपन बात करें, एम स्टेज पे पहुंच गई, और एम स्टेज पे अपन लगाते हैं चार्ल्स लॉ को। एम स्टेज से चार्ल्स लॉ के लगाया अपने, ये चार्ल्स लॉ ऐसे लगा दिया, तो ये 2 नंबर पॉइंट पे अपन पहुंच गए। तो ये अपना प्रोसेस इस तरह से, यानी एक नंबर पे गैस थी, इस पे अपन ने लगाया बॉयल्स लॉ, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये अपने को गैस इक्वेशन मिली। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं एक चीज यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि T1 जो है दैट इज इक्वल टू Tm, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ। जब यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ एम से 2 नंबर पॉइंट पे, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा इसमें प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, और प्रेशर कांस्टेंट रख के मैं इसको प्रोसेस को यूज करता हूँ। तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो इसमें मैं कह सकता हूँ P2 जो है प्रेशर एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू Pm, प्रेशर एट पॉइंट M। तो ये चीज अपने को पता होगी, इसके अंदर इस लॉ को जब अपन यूज करते हैं तो ये चीजें अपने को मिलती है। अब 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट आपका 1 से M और 2 से M, इस पे 1 और M में मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करूं जैसा मैंने बताया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू Pm Vm, कि इन 2 पॉइंट पे लगाया मैंने 1 नंबर पॉइंट और M नंबर पॉइंट, यहाँ पे मैंने बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया, तो बॉयल्स लॉ आपका ये अप्लाई होगा। और इसमें ध्यान रखना, इसकी यदि अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 इज इक्वल टू आपका Tm है, इसको ध्यान रखना। इस M2 प्रोसेस की बात करूं मैं, इस M2 प्रोसेस पे चार्ल्स लॉ लगाया अपने, तो चार्ल्स लॉ को यदि मैं इसमें लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, Vm अपॉन Tm इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये 2 इक्वेशन अपने को मिल गई, ये बॉयल्स लॉ से और ये चार्ल्स लॉ से। अब यदि इन दोनों इक्वेशन में जो Vm है, Vm को यदि मैं इस इक्वेशन, किसी इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो, इस Vm को यदि मैं 2 नंबर इक्वेशन से 1 नंबर इक्वेशन में यदि रिप्लेस करता हूं तो क्या होगा, ये मेरे पास क्या मिलेगा, P1 V1 इज इक्वल टू Pm, आपका ऐसा कैसे रह गया, अच्छा Vm यहाँ पे क्या मिलेगा, V2 T2, और ये Tm इधर चल जाएगा Tm। तो 2 नंबर इक्वेशन से मैंने क्या किया, Vm जो था, कि Vm दोनों के अंदर कॉमन आपका आ रहा है, तो Vm को मैंने रिप्लेस कर दिया, 2 नंबर इक्वेशन से वैल्यूज निकाली, 1 नंबर इक्वेशन में वैल्यूज रख दी, तो ये अपने को इक्वेशन, ये चीज मिल गई। अब ये चूंकि मेरे को पता है कि Pm जो किसके बराबर है, P2 के बराबर है, और Tm किसके बराबर है, T1 के बराबर है। तो यहाँ इक्वेशन को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ T1 और यहाँ पे मैं रखता हूँ P2, और T1 को मैं इधर ले आता हूँ, तो मेरी क्या वैल्यूज क्या होती है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये दोनों चीज बराबर है, इसका मतलब बराबर, तो किसी न किसी बराबर, तो एक कांस्टेंट के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है छात्रों, ये इक्वेशन आपकी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गैस, या इसको आइडियल गैस लो भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये गैस इक्वेशन जो है ये आइडियल गैस के द्वारा जो है फॉलो की जाती है। इस कांस्टेंट को अपन रिप्लेस करते हैं छात्रों R से, और जैसे मैंने R लिखा तो ये R आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक छात्रों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम की जो अपन बात कर रहे हैं, वॉल्यूम इसके अंदर अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको कहा था जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, उसका जो मास जो है, मास यदि अपन 1 kg लें, तो यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसका मतलब इसकी जो यूनिट आपकी हो जाएगी वॉल्यूम की, वो मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगी। तो जो गैस कांस्टेंट की यदि अपन वैल्यू निकाले हैं, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू एयर के लिए यदि अपन बात करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, एयर के लिए जो R की वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की, वो वैल्यू आपकी आती है 0.287, और जब आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे, जैसे अपन बात करें P2, या आपका होगा प्रेशर, इसकी यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की अपन बात करें, इसकी यूनिट आपकी आ गई मीटर क्यूब पर केजी, और इसकी यूनिट आ गई केल्विन में। तो इन सब की वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो ये आपकी जो यूनिट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी किलो जूल पर केजी
केल्विन। तो छात्रों एयर के लिए ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, इसको आपको याद रखनी है। और ये अलग अलग गैसेस की अपन बात करेंगे तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो है ये आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखने वाली चीज है। अब इसी को छात्रों जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर जो V जो अपन ने लिया है, जिसके अपन बात करें वॉल्यूम की, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है, यानी मीटर क्यूब पर केजी। तो इसको यदि स्पेसिफिक वॉल्यूम की बजाय इसमें मैं कुछ मास ले लूं, एम की वैल्यू कुछ एम अवेलेबल है, तो आर जो अपना पर केजी पे अपन ने निकाला था, यदि अपन मास को ले लेते हैं तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, जनरलाइज फॉर्म में अपन लिख सकते हैं पीवी इजिकल टू, जैसे पीवी इजिकल टू आर टी हो गया। क्योंकि आर आपका पर केजी के ऊपर निकाला था आपने, क्योंकि जो V2 है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो पीवी इजिकल टू एम आर टी। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसको अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर एम आपका मास का इन्वॉल्वमेंट आपने ले लिया है। तो अब आपका कितना 1 केजी 2 केजी 5 केजी किसी के लिए भी आप इस गैस इक्वेशन को फॉलो कर सकते हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो गैस इक्वेशन है ये आपकी पीवी इजिकल टू एम आर टी गैस इक्वेशन आ गई। छात्रों इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो बार बार काम में आता है, वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी ये जो गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे किसी भी गैस के बारे में अपन बात करें। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो अपन बात करते हैं, इसको दो तरीके से आते आर यू लिख देते हैं इसको, या इसको लिखने का दूसरा तरीका आर के ऊपर बार लगा देते हैं। दोनों में से जो भी सिंबल आपको बुक्स वगैरह मिले, दोनों में से कोई सा आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसको अपन डिफाइन करते हैं एम आर से। एम तो आर क्या था, आर जो भी अपन ने डिफाइन किया है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को यदि एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और एम जो आपका है, एम आपका है मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास, किसी भी गैस के मोलर मास को यदि अपन आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये सब गैसेस के लिए सेम होता है। अब आता है इसका यदि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट चाहिए, तो कंसेप्ट इसका यूज करने के लिए, या इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एवोगैड्रो का जो प्रिंसिपल है, या एवोगैड्रो की जो परिकल्पना है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवोगैड्रो की जो परिकल्पना वो क्या कहती है छात्रों, कि यदि आप अलग अलग गैसेस के बारे में बात करते हो और उनका यदि वॉल्यूम आप संभाल लो, और यदि उनको सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर की अपन बात करें, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर, सब गैसेस के अंदर बराबर होते हैं। क्या मतलब है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स की जो नंबर आती है, जो एवोगैड्रो ने जो संख्या देती है, वो है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी उसने ये संख्या आपने दी है। और जो वॉल्यूम की अपन बात करते हैं, तो वॉल्यूम भी उसने जो एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी की यदि अपन बात करें, ये सारी चीजें एसटीपी में निकाली, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से अपना मतलब है कि प्रेशर जो इसके अंदर 1 बार, और जो टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन बात कर रहे हैं एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी वैल्यू है पी जो आपका 1 बार, और टेम्परेचर जो आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस पर जो वॉल्यूम उसने एवोगैड्रो निकाला था, वो वॉल्यूम आपका आया था 22.41 मीटर क्यूब, 22.41 मीटर क्यूब। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा कि 22.41, अब प्रेशर और टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया। देखो एसटीपी की बात कर रहे हैं अपन, तो एक जो डेफिनेशन में थी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यानी प्रेशर और टेम्परेचर अपन फिक्स कर दिया। अब सीधी सी बात है, जो वॉल्यूम यदि अपन बात करें 22.41 मीटर क्यूब किसी भी गैस का, उस 22.41 मीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। और इनकी यदि अपन बात करें कि इसके वजन कितना होगा, तो इनका जो वेट जो आया उसके अंदर एसटीपी के ऊपर, कि 22.41 मीटर क्यूब यदि कोई भी गैस है, तो उसका जो वजन होगा वो वजन उस गैस के मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट के बराबर होगा। मोलिकुलर वेट।
क्या मतलब है मॉलिक्यूलर वेट? यदि मैं बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को अपन लिखते हैं O2 से, आपको पता है ऑक्सीजन को जब आप लिखोगे O2 से, और इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि अपन निकालते हैं, ऑक्सीजन 16 पीरियोडिक टेबल की अपन बात करते हैं 16 तो 32, इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपना 32। तो यानी एवोगैड्रो ने क्या कहा कि इतना लीटर यदि गैस है 22.41 इक्वल वॉल्यूम है ना, इस गैस का वॉल्यूम ये है, और एसटीपी के ऊपर इसका जो मास होगा, यदि ऑक्सीजन की गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, तो एसटीपी के ऊपर यानी एक बार और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 22.41 मीटर क्यूब ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो 32 केजी होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है। यदि आपकी इसी गैस की अपन बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के केस में हो गया 28, तो नाइट्रोजन का जो N2 है उसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 28। हाइड्रोजन की अपन बात करेंगे तो हाइड्रोजन की आ गई 2। तो कहना क्या मतलब है, किसी भी गैस का एसटीपी पे यदि आप इतना वॉल्यूम लोगे तो इस वॉल्यूम का जो वेट जो होगा वो वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ये आपको छात्रों ध्यान में रखना है। और जो 22.41 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है जिसकी अपन बात करें 22.41, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के लिए वर्ड जो अपन यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं मोल। अब इसका दूसरे वर्ड्स में क्या कहता हूं, यदि एसटीपी पे किसी भी गैस के एक मोल की बात करें तो उस मोल का जो वेट होगा वो वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो यानी अब मैं यदि बात करूं कि इसको अपन डिफाइन कैसे करें, जैसे एम जो मास जो मैंने लिया था अभी, ये स्मॉल मास जो अपन ने लिया था कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन में, इस मास को मैं डिफाइन कर सकता हूं, मास इज इक्वल टू एन एम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 2 3 4 कितना है, उसके हिसाब से आपको देखना। यदि नंबर ऑफ मोल्स आपका एक जैसे मैं लेता हूं तो यानी एक मोल का जो मास है वो मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो ये आपकी जो अपने एवोगैड्रो की जो परिकल्पना थी उससे ये चीज अपने निकाली। इस एम को यदि मैं इस गैस इक्वेशन जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन निकाली उसके अंदर जो वैल्यूज रख दूं, तो एम की वैल्यू वहां पुट करता हूं तो क्या आ जाती है, ये PV इज इक्वल टू एन एम आर टी। और इस एम आर को मैं यदि एक साथ ले लूं, जो मैंने बताया था कि इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, एम आर को यदि मैं लूं तो एम आर जो आपका क्या आ गया, एम आर आपका आ गया PV इज इक्वल टू एन टी, सॉरी एन टी, और यही आपका हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो भी मैंने डिफाइन किया था मैंने कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो ये निकालने का जो तरीका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। अब साथियों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप चाहो तो वैल्यू भी आप इसमें निकाल सकते हो। उसके लिए P की जो बात करें, P जैसे मैंने कहा आपको STP, तो यानी 1 बार आपको इसमें P की वैल्यू लेनी है। अब बात करें वॉल्यूम की, अब चूंकि वॉल्यूम मैंने इस इक्वेशन में से तो बताया था, जब बात कर रहे थे अपन, तो इस इक्वेशन में तो अपन ले रहे थे स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब चूंकि यहां पर अपन बात कर रहे हैं एवोगैड्रो की परिकल्पना की, तो यहाँ पे एक मोल, जैसे ये एन आपका मोल, तो V बाई एन की अपन बात करें तो वॉल्यूम पर यूनिट मोल, और जब पर यूनिट मोल की अपन बात करते हैं तो एवोगैड्रो ने कहा था एसटीपी की जब आप बात करते हो एक बार और टेम्परेचर जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 1 मोल के बराबर होता है, ये 22.4, और उसका जो वॉल्यूम है वो 22.41 मीटर क्यूब है। यानी वॉल्यूम पर मोल किसी भी गैस की बात करेंगे तो 22.41 मीटर क्यूब। तो यहाँ प्रेशर आपका हो गया 1 बार, V की जो वैल्यू है वो अपन लिखेंगे 22.41, V बाई एन दोनों के कंबाइंड रूप में आ जाएगी। और T जैसे मैंने कहा था STP, यानी T आपका हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आपको केल्विन में लेना छात्रों। तो केल्विन में जब अपन लेते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 केल्विन आ गया। और जब इसकी वैल्यू जब अपन रखेंगे और सारी वैल्यू जब अपन रखते हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन अपन करें तो कैलकुलेशन जो आपकी RU की जाएगी, आप इसमें छात्रों रखना वैल्यू इसकी रख देना आप 1 बार, तो 1 बार को जब आप न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, और 22.41 इसमें वैल्यूज रख देना मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब पर मोल, और T की वैल्यू आपकी आ गई केल्विन में। तो ये आपका जो आ जाएगा, जो R की जो वैल्यू आ जाएगी 8.31 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये आपका सबके लिए चीज कांस्टेंट रहती है। अब आपको किसी भी गैस के लिए यदि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R निकालना हो तो आप उस गैस का जो M जो है मॉलिक्यूलर, क्यों R आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है,
जब आपको आर की वैल्यू निकालनी हो किसी भी गैस की, तो एम जो उसके मोलिकुलर वेट से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो वो जो आपको जो आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए छात्रों इतना ही। नेक्स्ट यूनिट पे अपन आगे जो और कंसेप्ट अपने बाकी रह गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।